रक्तरेखा द ब्लड लाइन। शहर के बीचों बीच बसा हुआ रॉयल विला एक शानदार बंगला था। अपनी भव्यता और प्रतिष्ठा के लिए मशहूर इस घर के मालिक थे विजय प्रताप सिंह, एक धनी और सम्मानित उद्योगपति। उनके परिवार में उनकी पत्नी किरण सिंह और उनका इकलौता बेटा अर्जुन सिंह शामिल थे। अर्जुन अभी अभी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। परिवार में खुशियों की भरमार थी, लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थीं। यह एक सर्दियों की रात थी। ठंडी हवा के झोंके और घना कोहरा पूरे शहर को अपनी चादर में लपेटे हुए था। विजय अपने अध्ययन कक्ष में बैठे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर काम कर रहे थे, जबकि किरण और अर्जुन अपने अपने कमरों में सो रहे थे। घर की सारी लाइट्स बंद थीं, बस विजय के कमरे की बत्तियां जल रही थीं। अचानक एक तेज आवाज ने घर की शांति को भंग कर दिया। विजय का सिर झटका और उसकी नजर खिड़की पर गई, जहां से आवाज आई थी। खिड़की का कांच टूट गया था और वहां से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। विजय ने उठकर खिड़की की ओर बढ़ते हुए बाहर झांका, लेकिन कोहरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई जानवर होगा जो गलती से खिड़की से टकरा गया होगा। वह खिड़की को बंद करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने किसी की परछाई देखी। परछाई घर के पिछले हिस्से की ओर तेजी से बढ़ी और फिर गायब हो गई। विजय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्होंने खिड़की बंद की और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। दस्तावेजों को पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आने लगी। जैसे ही उन्होंने लाइट्स बंद की और बिस्तर पर लेटे, उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्हें गहरी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन वह नींद हमेशा के लिए नहीं थी। आधी रात के बाद विजय के कमरे से एक खतरनाक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी जोरदार थी कि पूरे घर के लोग जाग उठे। अर्जुन और किरण दोनों ही कमरे से बाहर निकले और विजय के कमरे की ओर भागे। दरवाजा अंदर से बंद था। अर्जुन ने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। विजय का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके चारों ओर खून का तालाब था। विजय के गले पर गहरे कट थे और उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ खौफनाक देखा हो। विजय की हत्या की खबर आग की तरह फैली। सुबह होते होते पूरा शहर इस भयानक हत्या की चर्चा कर रहा था। स्थानीय पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राघव शर्मा इस केस की जांच के लिए मौके पर पहुंचे। राघव शहर के सबसे काबिल और तेजतर्रार अधिकारियों में से एक थे। वह किसी भी मामले को बड़ी ही बारीकी से सुलझाते थे और उनके लिए यह केस एक चुनौती बन गया था। राघव ने घटना स्थल का मुआयना किया। विजय के शरीर के पास कोई हथियार नहीं मिला, लेकिन उनके गले पर हुए कट से यह साफ था कि यह हत्या तेज धार वाले चाकू से की गई थी। कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि विजय ने अपने हमलावर से कोई मुकाबला नहीं किया। राघव ने सबसे पहले अर्जुन और किरण से पूछताछ की। किरण अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी और लगातार रो रही थी। अर्जुन ने अपने पिता के बारे में बताया कि वह एक अच्छे इंसान थे, जिनका किसी से कोई विवाद नहीं था। क्या आपके पिता को किसी से कोई धमकी मिली थी या किसी से कोई विवाद चल रहा था? राघव ने अर्जुन से पूछा। नहीं, मेरे पिताजी का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वह सबके साथ अच्छे संबंध रखते थे, अर्जुन ने कहा। राघव ने यह समझ लिया कि इस मामले में कुछ और गहरा राज छिपा हुआ है। उन्होंने विजय के व्यापारिक सहयोगियों और कर्मचारियों से पूछताछ करने का फैसला किया। जांच के दौरान राघव को पता चला कि विजय ने हाल ही में एक बड़ा सौदा किया था, जिसके तहत उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपने हिस्से की बड़ी संपत्ति बेची थी। लेकिन इस सौदे के बाद विजय के पुराने पार्टनर संजीव गुप्ता काफी नाराज थे। संजीव और विजय ने साथ मिलकर इस व्यापार को शुरू किया था, लेकिन विजय के इस फैसले ने संजीव को बड़ा नुकसान पहुंचाया।
संजीव से पूछताछ के दौरान राघव ने उसे बहुत गुस्से में पाया। संजीव ने कबूल किया कि वह विजय से नाराज था, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह उसे नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था। विजय मेरा पुराना दोस्त था। मैं भले ही उससे नाराज था, लेकिन मैं उसे कभी मार नहीं सकता, संजीव ने कहा। लेकिन संजीव के चेहरे के हाव भाव राघव को संदेहास्पद लगे। वह जानता था कि इस मामले में कुछ और भी है जो सामने नहीं आ रहा है। जांच आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक और हत्या की खबर ने शहर को हिला दिया। विजय के वकील अशोक सिन्हा, जिन्हें विजय के व्यापारिक मामलों की पूरी जानकारी थी, को भी उसी रात उनके घर में मारा गया था। उनकी हत्या भी विजय की तरह ही की गई थी, गले पर गहरे कट और चारों ओर खून का ताला। राघव के सामने अब यह स्पष्ट हो गया था कि विजय और अशोक की हत्याएं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थीं। उसने दोनों मामलों के बीच संबंध ढूंढने की कोशिश की। अशोक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि अशोक को हाल ही में कई धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे, जिसमें उनसे कहा गया था कि अगर उन्होंने विजय के सौदे के बारे में किसी को कुछ बताया तो उनकी जान ले ली जाएगी। लेकिन अशोक ने इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया था। राघव ने अशोक के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की और उसे एक अज्ञात नंबर मिला, जिससे अशोक को बार बार फोन आ रहे थे। अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर राघव ने उस अज्ञात नंबर का पता लगाया और उसे ट्रेस करने की कोशिश की। वह नंबर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान घर का था। राघव और उसकी टीम ने उस घर पर छापा मारा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। घर की तलाशी लेने पर उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिलीं। इन तस्वीरों में विजय और संजीव के साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था, जिसे राघव ने पहले कभी नहीं देखा था। दस्तावेजों में कुछ गुप्त लेन देन की जानकारी थी, जो कि विजय, संजीव और उस तीसरे व्यक्ति के बीच हुई थी। राघव ने इन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। उसमें यह लिखा था कि विजय और संजीव ने एक समय पर एक बड़ी रकम उधार ली थी और इस उधारी को चुकाने के लिए उन्होंने अपना कारोबार बेचने का फैसला किया था। लेकिन विजय ने इस बात को छिपा लिया और सारा कारोबार अकेले ही बेच दिया। इससे संजीव को गहरा धक्का लगा और वह विजय से बदला लेने की सोचने लगा। राघव ने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा और पाया कि तीसरा व्यक्ति राजेश वर्मा विजय और संजीव का पुराना दोस्त था, जो इस मामले में अभी तक सामने नहीं आया था। राघव ने तुरंत राजेश वर्मा की खोज शुरू की। उसने शहर भर में अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया और राजेश के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। कुछ ही समय में राघव को पता चला कि राजेश वर्मा इस समय शहर में ही मौजूद है और वह एक पुराने गोदाम में छुपा हुआ है। राघव ने अपनी टीम के साथ उस गोदाम की घेराबंदी की और राजेश को पकड़ने की योजना बनाई। जब वह गोदाम के अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य खौफनाक था। राजेश एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था और उसके सामने विजय और अशोक के खिलाफ कुछ दस्तावेज फैले हुए थे। राजेश ने राघव को देखते ही कहा, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं बस उनका राजेश वर्मा के शब्दों ने राघव को चौंका दिया। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि राजेश, जो विजय और अशोक के साथ इतने पुराने संबंध में था, इन हत्याओं में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन राजेश के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और डर की छाया थी, जो उसकी बातें झूठी नहीं लग रही थीं। तो फिर ये सब क्या है, राजेश? राघव ने सख्त लहजे में पूछा। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, ये सारी बातों की जड़ उस दिन से शुरू होती है जब विजय और संजीव ने एक गुप्त समझौता किया था। मैं इस समझौते का गवाह था, लेकिन मुझे इसमें शामिल नहीं किया गया था। विजय और संजीव ने यह तय किया था कि वे अपने कारोबार को बेचकर जल्दी से जल्दी उधारी चुकता करेंगे, लेकिन विजय ने संजीव को धोखा दिया। मुझे इस बात की जानकारी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर राघव ने पूछा। फिर विजय ने अपने तरीके से संजीव को किनारे कर दिया और सारा कारोबार बेचकर अकेले ही पैसे ले लिए। संजीव के लिए यह बड़ा आघात था।
उसने विजय से बदला लेने की योजना बनाई, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में किसी और का भी सामना करना पड़ा जिसने उसे धोखा दिया था। राजेश ने गंभीर स्वर में कहा। कौन था वह व्यक्ति? राघव ने उत्सुकता से पूछा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम सभी जानते थे, राकेश कुमार, राजेश ने कहा। वह विजय और संजीव का पुराना साझेदार था, लेकिन व्यापार में हुई धोखाधड़ी के बाद उसने खुद को विजय और संजीव से अलग कर लिया था। वह विजय से नफरत करता था और उसने संजीव को उकसाया कि वह विजय के खिलाफ कुछ बड़ा करे। लेकिन राकेश का मकसद कुछ और था। राघव को अब इस केस का एक और प्रमुख व्यक्ति मिल गया था, राकेश कुमार। उसने तुरंत अपने अधिकारियों को राकेश के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा। कुछ ही समय में राघव को पता चला कि राकेश अब तक अंडरग्राउंड था, लेकिन वह विजय और संजीव के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। राघव ने राकेश के पुराने ठिकानों की तलाशी ली और आखिरकार उसे एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा घर मिला जहां राकेश छिपा हुआ था। राघव और उसकी टीम ने घर की घेराबंदी की और अंदर दाखिल हो गए। राकेश उन्हें देखकर चौंक गया, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। मुझे पता था कि एक दिन तुम लोग मेरे पास आओगे, राकेश ने शांत स्वर में कहा। राघव ने उसे पकड़कर बाहर लाया और पूछताछ के लिए थाने ले गया। थाने में राकेश ने अपनी योजना का खुलासा किया। राकेश ने कबूल किया कि वह ही विजय और अशोक की हत्या का मास्टरमाइंड था। उसने बताया कि उसने संजीव को उकसाया था कि वह विजय से बदला ले, लेकिन जब संजीव ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया तो उसने खुद ही विजय को मारने का फैसला किया। मैंने विजय को उसके ही घर में मारा। मुझे पता था कि वह देर रात तक अपने स्टडी में काम करता है, इसलिए मैंने वहां जाकर उसकी हत्या कर दी। मैंने खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का नाटक किया ताकि किसी को शक न हो, राकेश ने निर्दयता से बताया। और अशोक? राघव ने पूछा। अशोक को मारने की वजह यह थी कि उसने विजय के उस सौदे के बारे में मुझे बताया था। उसे पता था कि मैं विजय से नफरत करता हूं और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ किया तो वह मुझे फंसा देगा। इसलिए मैंने उसे भी मार दिया, राकेश ने साफगोई से कहा। राघव ने गहरी सांस ली। उसने राकेश को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया, जहां राकेश को कड़ी सजा सुनाई गई। राकेश की गिरफ्तारी और उसकी सजा के बाद शहर में फिर से शांति लौट आई। विजय और अशोक के परिवारों को न्याय मिला, लेकिन इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे लालच, धोखा और बदला किसी की जिंदगी को नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें। नई कहानी